अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, वहीं बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद फिर से बीजेपी ने अपनी पकड़ और मजबूती जमावट को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मंडल से लेकर बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। जीत के उत्साह के साथ आगामी चुनाव की प्लानिंग पर भी फोकस किया गया है और साथ ही हारे हुए बूथों को जीतने के साथ ही बीजेपी ने 100% जीत वाले प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया। इसी पर देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के साथ पार्टी ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आगामी कार्यक्रमों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। प्लानिंग और फील्डिंग ऐसी जमाई जा रही है जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को 100% जीत मिले। 100% जीत वाला तैयार किया प्लान। नए प्लान पर कार्यकर्ताओं के साथ महामंथन। 20% हारे बूथों को जीतने पर फोकस। ट्रेनिंग से लेकर जमीनी कसावट की तैयारी। सियासी रण के हर दाव पेच की जमावट। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि कांग्रेस समेत दूसरे दलों से आए नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें संगठन की कार्य पद्धति से अवगत कराया जाएगा। पार्टी ने आने वाले समय के लिए अपनी एडवांस रणनीति भी बना ली है। संगठन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कार्य समिति की बैठक में चुनावों में हारे 20% बूथों को जीतने का संकल्प लिया गया है। प्रेजेंटेशन के जरिए बूथ जीतने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी की कोशिश है कि जितना संख्या बल उसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिला वो तो बरकरार रहे, साथ ही हारे हुए किले को भी जीता जा सके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प के साथ जनता की सेवा कर रहा है। पीएम मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये ऐतिहासिक है और सभी तन मन लगाकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य समिति में उपस्थित होने का हमें मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश के अनुसार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प के साथ जनता की सेवा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूर्ण रूप से लगा है। देश में ये पहली बार एक पार्टी को और एक नेतृत्व क्षमता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है और उनके नेतृत्व में उनके आशाओं अभिलाषाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सब तन मन लगाकर कार्य करेंगे। केंद्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। हार पर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश ने अपना 100% योगदान दिया। इन सब के बावजूद बीजेपी अब हारे हुए 20% बूथों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहा रही है। इसके लिए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। आगामी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक, सांसद, मंत्री समेत मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 9 से 12 जुलाई तक सभी जिलों की कार्य समिति की बैठक। 10 से 15 जुलाई के बीच मंडल स्तर की कार्य समिति की बैठकें होंगी। 13 से 20 जुलाई के बीच शक्ति केंद्रों का सम्मेलन आयोजित होगा। शक्ति केंद्रों के सम्मेलन में पोलिंग एजेंट सम्मानित होंगे। 28 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम सभी बूथों पर सुना जाएगा। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। 26 जुलाई को बीजेपी कारगिल विजय दिवस मनाएगी। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम होंगे।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम भी पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी जनता के बीच अपनी पकड़ को पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहती है। बूथ स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का रहना अनिवार्य है। बीजेपी हर स्तर पर मंथन कर रही है। इसे आगामी चुनावों की तैयारियों के लिहाज से भी देखा जा सकता है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहली बार मंडल अध्यक्षों को शामिल किया गया है। उन्हें आगामी रणनीति से अवगत कराया गया है। कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस और हरिशंकर खटीक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की है कि कांग्रेस से 2.5 गुना अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और फिर भी अगर उन्हें इसका बहुत आनंद है तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को न केवल जनता बल्कि कांग्रेस पार्टी स्वयं ही कितना अंडर एस्टिमेट करती है कि वो हार कर भी अगर इसके पसंद है तो उनकी अपनी मानसिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, देश में उनका धरातल कितना कमजोर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से राज्यों में न केवल सीटें मेंटेन करी, बढ़ाई, बल्कि अपना वोट प्रतिशत भी हमारा बहुत से राज्यों में बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करती रही है। वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी लोकतंत्र में मजाक का विषय बन गई है। यह भी पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी नीति, नेतृत्व और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसों में कांग्रेस छोड़ी है और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मध्य में सबसे ज्यादा छोड़ी है। 2 लाख से अधिक कांग्रेस के जो नेता थे, अपने आप को नेता कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। वो आज उनका सम्मान भी है। जो भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की एक विस्तारित कार्य समिति अपने दायित्व का मान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। हमारा विचार राष्ट्र प्रथम है और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। अभी हमें आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए हमें अपनी बूथ समिति के सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। प्रदेश की 7 ऐसी जीती हुई विधानसभा सीट है जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई है। ग्वालियर चंबल में पार्टी कमजोर साबित हुई। इस किले को मजबूती देने वाले प्लान पर काम शुरू हो गया है। विंध्य की बात करें तो यहाँ केवल 1 सीट हारे, जबकि 2% वोट शेयर भी कम हुआ है। बुंदेलखंड में भाजपा सारी सीटें जीती, लेकिन 67% वोट ही चारों लोकसभा सीटों पर मिल सका है। उज्जैन की हारी हुई 1 सीट पर भी जीत की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले, जबकि इस लोकसभा चुनाव में 69.27% वोट मिले। बीजेपी ने 80.56% बूथ को जीता, वहीं 20% बूथ पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष में एससी वोट 0.6% और एसटी का 1.5% वोट भी बढ़ा। बीजेपी अपनी जीत के माहौल को जनता के बीच बनाए रखने वाले प्लान पर काम कर रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा का भी कहना है कि मध्य प्रदेश के मन में पीएम मोदी है। यहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी 29 सीटें बीजेपी को जिता दी है। देखिए, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश ने और देश ने भी, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश की जनता ने जो 29 से 29 कमल भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, इसके लिए हृदय से बार बार धन्यवाद दिया है। और देश में अगर कहा है कि मध्य प्रदेश मोदी के दिल में, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, ये साबित हो गया 29 के 29 देने के बाद। और इसलिए मोदी जी की तरफ से और पूरी सरकार की तरफ से सबने धन्यवाद दिया। बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। ये परंपरा पार्टी में चली आ रही है। अनुशासन की वजह से पार्टी आगे बढ़ रही है। नेताओं से ज्यादा संगठन की मजबूती पर फोकस किया जाता है। यही वजह है कि हर दिन जमीनी स्तर पर बीजेपी खुद को मजबूती देती है। अब बीजेपी आगामी चुनावों के मद्देनजर 100% जीत वाले प्लान पर काम कर रही है। यह एक कोशिश है और बीजेपी इस कोशिश के सहारे अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देती है। BSTV भोपाल।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग को लेकर भारी सियासत देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग जब से मुख्यमंत्री के पास गया है तब से कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा मंत्री तय नहीं हो पा रहे। इधर बीजेपी नए निर्देश, आदेश और रिपोर्ट की तलब कर अधिकारियों पर सख्त बरत रही है। देखिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की ये रिपोर्ट। विष्णुदेव साय कैबिनेट में गठन के साथ ही शिक्षा विभाग सीनियर विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को मिला था। 22 दिसंबर 2023 से 19 जून 2024 तक विभाग के मंत्री रहे। जब ब्रजमोहन सांसद बने और केंद्र की राजनीति में एक्टिव हो गए तो ये विभाग सीएम विष्णुदेव साय के पास पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि पहले विभाग में काम नहीं हुए, बेशक हुए, लेकिन सीएम के पास विभाग पहुंचने के साथ ही नए तेवर में शिक्षा की चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली। एक के बाद एक बैठक होने लगी। बैठक में बड़े अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाने लगी। अधिकारियों के साथ सख्ती दिखने लगी। शिक्षा के नए तेवर पर फोकस। विभाग और स्कूलों में नियमित निरीक्षण होगा। सिंगल टीचर वाले स्कूलों में होगी पोस्टिंग। स्थानीय भाषाओं के साथ प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया जा रहा। जर्जर भवनों में किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित नहीं होगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनेगा आवासीय विद्यालय। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी मिलेगी। इधर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पिछली सरकार ने साल 2022-23 में स्कूलों की मरम्मत को जो काम कराया था, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब इसकी भी जांच हो रही है और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश अधिकारियों को मिले। अब बात करें सियासत की तो बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा। इधर कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर यह कह दिया है कि बीजेपी सरकार में स्कूल खुलने के समय शिक्षा मंत्री ही नहीं है। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, उनके कारण से, क्योंकि उनको कहते हैं बाबा के गुट का माना जाता था, उसके कारण से उस विभाग की अनदेखी की गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा विभाग को प्रथम काल्पनिक श्रेणी में रखती है और उसकी चिंता करती है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो इसकी कोशिश करती है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आसानी से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। ये उनकी आदत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पे जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। आखिर कर क्यों नहीं रही है? भगवान एक शिक्षा मंत्री को तो सांसद बना दिए, अलग से वो नाराज है और शिक्षा मंत्री बना नहीं पा रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। शिक्षा को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ के लिए नई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार का संकल्प ये साफ इशारा कर रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर पहले खिलवाड़ हुआ भी होगा तो अब नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, जिसके चलते वार्ड और बूथ को मजबूत करने का काम कांग्रेस तेजी से करते दिखाई दे रही है। हालांकि वहीं कांग्रेस पार्टी ने समिति का भी गठन किया, जिसमें बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उनतीस की 29 सीट कांग्रेस हारने के बाद अब अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली। इसके बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने साफ कर दिया कि अब संगठन को पहले मजबूत किया जाएगा। हालांकि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, जहां अब वार्ड और बूथ को मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से करारी हार मिली है उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी अब अपने संगठन को तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। हाल ही में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसे दृष्टिगत रख पूरी पार्टी
अपने नए कलेवर को लेकर, चाहे वो संगठनात्मक कलेवर हो या जमीन पर संघर्ष करने वाला संघर्ष हो, उसको लेकर नए तरीके ईजाद करने जा रही है। अभी 2 दिन तक मैराथन बैठक भोपाल में हुई, सीनियर लीडर्स उसमें हिस्सा ले चुके हैं। इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी साहब उस 2 दिन की बैठक में मौजूद रहे हैं और एक बड़ी कार्य योजनाओं को लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस आपको दिखाई देगी। हालांकि बीजेपी के पूरे फॉर्मूले पर अब कांग्रेस काम कर रही है। मगर बैठकों की बात करें तो बैठकों का फॉर्मूला भी बीजेपी की तर्ज पर बैक टू बैक दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के बूथ के फॉर्मूले को अब कांग्रेस अभी से मजबूत करने में लगी है, क्योंकि 64,500 बूथों में जिस प्रकार से बीजेपी ने काम किया है और माइक्रो मैनेजमेंट की मदद से जीत हासिल की है, इस फॉर्मूले को अब कांग्रेस पार्टी आजमाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अब ऐसी कार्य पद्धति बनाने में कई पीढ़ियां लगती हैं। कांग्रेस को आरएसएस से सीखना चाहिए। देश के लिए आरएसएस ने क्या कुर्बानी दी है। देखिए, कोई भी संगठन पद्धति के आधार पर तब खड़ा होता है, पीढ़ियां निकल जाती है। ये कह देना कि कौन किसके तर्ज पर काम करेगा, ये आसान नहीं है। लाखों लोग अपना जीवन लगा देते हैं। संघ की तरफ थोड़ा देख तो लें आकर, तो समझ में आएगी कि संघ ने इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बलिदान और कितनी भूमिका और कितना त्याग और समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के लिए किया है, उसके अपने कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का श्रम, मेहनत, समर्पण होता है, तब जाकर के संगठन खड़ा होता है। भले ही कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, मगर हार मिलने के बाद कांग्रेस अब जीती हुई बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर अभी से काम शुरू कर रही है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत कैसे कर पाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। तो ग्वालियर चंबल अंचल सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश के सीजन में भी बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से ग्वालियर चंबल अंचल के बीजेपी के तमाम विधायक भी परेशान हैं। उनके इलाके में पावर कट उन्हें टेंशन में डाल रहा है। बिजली कटौती पर जनता उनसे सवाल भी पूछ रही है, लेकिन उनके पास कोई भी बिजली कटौती को लेकर जनता के लिए कोई माकूल जवाब नहीं है। आलम यह है कि विधायक जी ने अपने क्षेत्र की जनता को बिजली कटौती का कारण नहीं बता पा रहे। बिजली कटौती से जनता त्रस्त। ग्वालियर चंबल अंचल में बिजली की कटौती। प्रदेश सहित ग्वालियर चंबल में फॉल्ट कटौती से किरकिरी। ग्वालियर में बिजली कटौती से जनता त्रस्त। मानसून सीजन में शहरवासी परेशान। बिजली कटौती पर जमकर सियासत। बिजली कटौती से मचा हाहाकार। स्थानीय विधायक भी बिजली कटौती से परेशान। बीजेपी के तमाम विधायक भी हो रहे परेशान। ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिलों में मानसून सीजन में भी बिजली कटौती से जनता बेहाल है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर ग्वालियर में अभी हाल ही में आयोजित की गई एसीएस की बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। स्थानीय विधायकों ने बिजली कटौती को लेकर अपनी शिकायत यहां दर्ज कराई। उमस भरे मौसम में कई घंटे की बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। घोषित और अघोषित बिजली कटौती से जनता बुरी तरह से बेहाल नजर आ रही है। जनप्रतिनिधियों के मुंह से बिजली कटौती के कारण आह निकल रही है। वैसे तो हर मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर प्रत्यारोप और आरोप लगाती है, लेकिन बिजली कटौती के मुद्दे पर चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक, सभी का हाल बेहाल नजर आ रहा है। सुनिए बिजली कटौती पर उनके दर्द की कहानी, उनके मुंह की जुबानी। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर तरफ बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। समस्याएं लगभग समान है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। जो मूलभूत समस्याएं पानी बिजली की, वो चाहे विधायक कांग्रेस का हो चाहे किसी भी दल का हो, समस्याएं लगभग समान है। और जहाँ तक बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है क्षेत्र में, जहाँ तक अन्य जैसे विद्युत है, विद्युत में हमारे यहाँ जो डीपीएं फूक रही हैं
उसकी गुणवत्ता की बात है, या जो 25 की डीपी है वहाँ लोड ज़्यादा है तो वहाँ अपग्रेड करने की बात है, नए सब स्टेशन की बात है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और उन महत्वपूर्ण मुद्दों में सबसे बड़ी ज्वलंत जो समस्या आज के समय में है, और वो सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष का मतलब नहीं था। हमने देखा कि हमसे ज़्यादा दुखी सत्ता पक्ष के विधायक थे, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे नल जल योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे आपका जलावर्धन का मामला हो, कोई सा भी मामला ले लो आप, सड़क पानी बिजली तक सभी जगह ये हालत थी। शहर में तो 24 घंटे लाइट मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ सेपरेशन की लाइट है वो हर घर तक नहीं पहुँच पा रही है। जिस तरह से किसान अपने खेत पर मकान बनाता है, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, जो भी वहाँ रह रहे हैं, उन तक 24 घंटे की लाइट नहीं पहुँच पा रही है। उनका कहना जी होता है विद्युत कर्मचारी अधिकारियों का कम से कम 20 कनेक्शन उस जगह पर होना चाहिए। अब वो 20 घर कहाँ से बनाएंगे? अब गांव से उनका खेत 1 किलोमीटर की दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर है, तो जहाँ खेत है उनका वहीं तो अपना घर बनाएंगे। वो सुविधा जो गांव में मिल रही है सेपरेशन 24 घंटे की लाइट की, वो सुविधा किसान को उसके खेत पर जो मकान बना हुआ है वो सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए। हालांकि बिजली कटौती के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री यह मानने को तैयार ही नहीं कि मध्य प्रदेश में पावर कट हो रहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है, लेकिन उन्हें की पार्टी के ही विधायक बिजली कटौती को लेकर जब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर बिजली कटौती के मुद्दों पर मंत्री का यह बयान खुद सवालों के घेरे में है। बिजली कटौती नहीं है, या तो कहीं मेंटेनेंस है या ओवरलोडेड ट्रांसफर हो गए, अगर वो फूक गए तो उनको बदलना है, उसके कारण से बिजली में अवरोध पैदा होता है। आंधी तूफान में कोई लाइन टूट जाती है तो अवरोध पैदा होता है। बिजली की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कुल मिलाकर एक तरफ मानसून आने से पहले पूरे मध्य प्रदेश में प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे बिजली कटौती की गई, लेकिन जब मानसून आ गया उसके बावजूद भी बिजली विभाग बेफिजूल में कई घंटे अघोषित बिजली कटौती करने में जुटा हुआ है। इस कारण आम जनता और जनप्रतिनिधि बिजली कटौती से बेहाल है। रोजाना जिले में मेंटेनेंस के नाम पर अभी भी बिजली कटौती जारी है। फिलहाल बात सियासत की में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।